समाप्त हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है फाइनल सब्सक्रिप्शन के फिगर, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स अब ध्यान में रखनी है, लिस्टिंग डे के समय क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ग्रे मार्केट के क्या ट्रेंड्स बोल रहे हैं, और लास्ट में दोस्तों आपने अप्लाई किया हो या अप्लाई नहीं किया हो, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको जरूर जानने चाहिए इस आईपीओ से जुड़े हुए। तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। ये आईपीओ 2700 करोड़ से थोड़ा ऊपर का था। अगर अपर प्राइस बैंड की बात करें तो एक अच्छा खासा एक बड़ा आईपीओ था। टोटल सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे तो 5 गुना से थोड़ा ज्यादा ये सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो एफआईआईज है, म्यूचुअल फंड्स है, 10 गुना उनका सब्सक्रिप्शन हुआ है। एनआईआईज जो एचएनआई भी कहा जाता है, 2 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट, 4 गुना उनका यहां पर सब्सक्रिप्शन हुआ है या ओवर सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल की हम बात करें 3 गुना हुआ है। तो 3 गुना हुआ है तो एक चीज समझ में आ रही है, अगर आपने यहां पर अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए शेयर होल्डर कोटा भी यहां पर था, मतलब देखिए 22 सितंबर रिकॉर्ड डेट थी, और जिनके पास भी आदित्य बिरला कैपिटल जो कि पेरेंट कंपनी है, जिनके पास भी उनके स्टॉक्स थे तो वो एलिजिबल भी थे। तो 1.68 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है, तो शेयर होल्डर कोटा भी ठीक ठाक यहां सब्सक्राइब हुआ है। अब अलॉटमेंट के क्या चांसेस हैं, देखिए बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तो एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि 10 में 4, ठीक है, 10 में 4 ये अलॉटमेंट होने के चांसेस है। या आप किसी के घर से 5 एप्लीकेशन गई है तो 2 अलॉटमेंट होने के अच्छे चांसेस है, क्योंकि देखिए रिटेल सब्सक्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 2.4 टाइम्स हुआ है। अब इसमें भी देखिए अच्छे खासे रिजेक्शन हो सकते हैं, यूपीआई के इशू के लिए बहुत सारे कंप्लेंट्स आते ही रहते हैं, तो उसमें देखें तो फिर एक अच्छा खासा यहां पर अलॉटमेंट जैसे के चांसेस है। जैसे हमने पारस में देखा था लगभग 90 में 1 के चांसेस थे, तो फिर तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल न के बराबर था। जिनका भी यहां पर लगा वो लॉटरी हो गई थी, लेकिन यहां पर वैसा नहीं होने वाला है। यहां पर थोड़े आसान रहेंगे। आपने अगर 4 एप्लीकेशन 5 एप्लीकेशन की है तो फिर कुछ अलॉटमेंट यहां पर जरूर मिल सकते हैं। रिजेक्शंस भी हो सकते हैं अगर आपने ठीक ठाक भरा नहीं है तो वो सब चीजें हैं। तो इन सब चीजों को लेकर मैं आपको बताता रहूंगा, मैं एनालिसिस करता रहता हूं, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ट्रेंड समझाता रहता हूं। जैसे ऑयल पर जो ट्रेंड था वो मैंने बहुत पहले बता दिया था, और अभी ओएनजीसी या फिर कोयल इंडिया या फिर जो पावर सेक्टर के स्टॉक्स हैं वहां पर फायदा मिल रहा है। आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम ट्रेंड्स साथ में हम यहां पर पकड़ सके। अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको बताता हूं। देखिए 6 अक्टूबर को बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है, और लिंक 7 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड है। तो लिंक जो है वो जो टेलीग्राम ग्रुप है और जो हमारा जो कम्युनिटी ग्रुप है जो यूट्यूब का, वहां पर हम शेयर कर देंगे। चैनल को भी दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, वहां पर आपको लिंक से आप देख सकते हैं कि आपका अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं। शेयर क्रेडिट 8 तारीख को एक्सपेक्टेड है, और लिस्टिंग जो है अक्टूबर 11 को एक्सपेक्टेड है। तो ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स को आपको ध्यान में रखना है। अब लिस्टिंग गेन की क्या संभावनाएं हैं, तो दोस्तों अभी बहुत संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि देखिए जो भी हमने सेकेंडरी रिसर्च किया है, जीएमपी ग्रे मार्केट प्राइस के जो भी ट्रेंड्स देखे हैं अलग अलग जगह से, तो कम ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। तो लिस्टिंग डे या लिस्टिंग गेन अभी एक्सपेक्टेड उतना नहीं है। अब अगले 5-6 दिनों में चीजें बहुत चेंज हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो अभी बोल पाना बहुत मुश्किल है। बट अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से एक लिस्टिंग गेन की संभावना बिल्कुल बहुत कम है। तो ये आप एक चीज ध्यान में रखिए। बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर मैं थोड़ी देर में अभी मैं आपको बताने वाला हूं। और देखिए अगर मार्केट कंडीशन अगर सुधर जाती है, क्योंकि देखिए 2-3 दिन से मार्केट भी ऑलमोस्ट 0.5% नीचे जा रहा है, तो सुधर जाती है तो फिर यहां पर लिस्टिंग गेन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखते रहेंगे, जैसी जैसी चीजें बढ़ती रहेंगी हम आपके पास इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। अब ये बिजनेस से जुड़ी हुई दो स्लाइड्स हैं जो मुझे लगता है हमको आपको सबको जाननी चाहिए। अब देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ का जो म्यूचुअल फंड जो आया है एएमसी, तो देखिए ऑलरेडी इससे पहले भी कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं, जैसे एचडीएफसी एएमसी है, या फिर निपॉन एएमसी है, या यूटीआई एएमसी है। तो यहां पर दूसरे भी लोग हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है। लेकिन जो नॉन बैंकिंग अगर एएमसी है, जैसे एचडीएफसी हुआ, तो वो बैंक के थ्रू में है, तो नॉन बैंकिंग में सबसे बड़ा है। जैसे एसबीआई है, एचबीआई म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, तो ये नॉन बैंकिंग में सबसे बड़ा है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। और टॉप 10 में भी ये है, और टॉप 10 है तो टॉप 10 का भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में, मतलब 10 सालों में टॉप 10 जो है
वो अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए लोग भी थोड़ा भरोसे के पीछे जाते हैं, थोड़े बड़े नाम के पीछे जाते हैं। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड के पीछे एसबीआई या एचडीएफसी का नाम हो या आईसीआईसीआई का नाम हो तो रिस्पेक्ट एक आता है। तो वो एक चीज कंसोलिडेशन हो रहा है टॉप 10 के नाम पे। अब B30 जो शहर है, जो छोटे शहर है, वहां पर आदित्य बिरला सन लाइफ अपना म्यूचुअल फंड जो है वो अपना अभी अपना शेयर बढ़ा रहा है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 70 लाख इनके पास फोलियोज हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ा नंबर है। 19% के CAGR के हिसाब से ग्रो हुआ है, इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो किया है आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड। ज्योग्राफिकल रीच भी आप देखेंगे तो जो छोटे शहर है वहां पर हो रहा है। और अभी तो डायरेक्ट प्लान भी आजकल चल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में एकदम एक तरीके से खर्चा थोड़ा कम हो जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। रेगुलर प्लान में आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू में जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन जाता है, तो फिर वहां खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। डायरेक्ट प्लान में आप डायरेक्ट यहाँ पे खर्चा बिना खर्चे के आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एडवाइजर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये फिर एक अलग वीडियो उस पर मैं बना दूंगा, तो वो एक अलग ही डिस्कशन है। अब ये नंबर्स हैं जो मुझे लगता है हमको आपको जरूर देखने चाहिए। यहां में सबसे पहले ये वाला नंबर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये है पीई का नंबर। पी मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में के हिसाब से देखें तो 39 का है। तो मैं इसको कंपेयर करूं, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है वो 48-49 के आसपास है, 45 से ऊपर है, ठीक है। निपॉन है तो लगभग 40 के पास है। यूटीआई है, यूटीआई का पी और कम है। तो देखिए जो इनके पास ब्रांड है, जो बड़े नाम है, उनका हायर वैल्यूएशन है, तो इसके हिसाब से पी जो है इनका 39 है। तो इसीलिए भी शायद इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट नहीं आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा बिल्कुल निपॉन के बराबर है और यूटीआई से थोड़ा सा महंगा है, तो उस हिसाब से। तो देखिए ये फ्यूचर में ही पता चलेगा कि मार्केट किस हिसाब से इसको रिवॉर्ड करती है या नहीं करती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी देखिए प्रॉफिट मेकिंग है, अगर आप देखेंगे 2 साल का CAGR 9% के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा है, तो प्रॉफिट बढ़ा है तो अर्निंग पर शेयर भी इनके बढ़े हैं। बुक वैल्यू भी आप देखेंगे लगभग 60 के पास की बुक वैल्यू है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो मुझे लगता है हम लोग को आपको जरूर जानने चाहिए। तो देखिए ओवरऑल IPO कहे तो वैल्यूएशन वाइज बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं था, लेकिन मुझे लगता है अगर ये स्टॉक नीचे जाता है, थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट आता है, यही पी रेशियो अगर 39 का अगर 35 या 30 होता है, यही स्टॉक प्राइस 712 की जगह में और थोड़ा नीचे जाता है, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है। क्योंकि एक तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड है, आदित्य बिरला ब्रांड नेम बहुत मजबूत है, इनके म्यूचुअल फंड का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ये सब कुछ इनके पॉजिटिव है। जी हाँ, रिस्क भी है, क्योंकि देखिए अभी नए जो है नए फिनटेक्स भी आ रहे हैं जिनको AMC का लाइसेंस मिला, अगर वो लोग जल्दी जल्दी मार्केट शेयर लेते हैं तो फिर एक रिस्क है। अगर इनकी स्कीम्स ने परफॉर्म ठीक ठाक नहीं किया तो वो भी एक रिस्क है। तो इक्विटी है तो रिस्क तो है ही दोस्तों। तो अपने भी जो व्यूज हैं जरूर बताइए, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछ लीजिए। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।